आंध्र प्रदेश ने पिछले 12 घंटे में जो देखा उसे सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक प्रलय कहा जाए तो भी कम है। चक्रवात दित्वा की टक्कर इतनी भयावह रही कि पूरा तटीय इलाका झटके से हिल उठा। समुद्र से उठती लहरों ने जिस रफ्तार से तटीय गांवों को निगला, लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक जमीन से पूरा जिला उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। हजारों गांव एक के बाद एक लहरों में बहते गए और किसी के पास कुछ सेकंड का भी समय नहीं था समझने का कि आखिर यह हो क्या रहा है। दित्वा का आईवॉल जब आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट से टकराया, हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा रिकॉर्ड हुई। कई जगहों पर हवाएं 200 किलोमीटर प्रति घंटा के भी पार चली गईं। मिट्टी की दीवारें, कंक्रीट के मकान, बिजली के खंभे, लोहे के टावर, पेड़, बस स्टैंड, मार्केट शेड, कुछ भी इस तूफान के सामने टिक नहीं पाया। तटीय इलाके में पूरा गांव मानो जमीन से चिपका ही नहीं था, हवा ने उसे उखाड़ कर फेंक दिया। सबसे खतरनाक हालात श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम और कृष्णा जिले में देखे गए। यहां सड़कों पर जो पानी घूम रहा है, चोटियों से निकलती नदियों जैसा नहीं बल्कि समुद्र के गर्भ से उठे तूफानी पानी जैसा है। पानी इतना तेजी से गांवों में घुसा कि कई लोग उठकर अपने जरूरी सामान तक नहीं ले पाए। कई घरों में लोग सो रहे थे और पानी अचानक दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। और सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें फिल्म सिटी और बीच एरिया से सामने आईं, जहां पार्क की हुई कई एयरप्लेन हवा में ऐसे हिली जैसे खिलौने की लकड़ी के मॉडल हों। तूफानी हवा ने रनवे को इतना नुकसान पहुंचाया कि कई छोटे विमान पानी में बह गए। जो भारी विमान थे वे कीचड़ में ढंस गए। एयरपोर्ट को पूरी तरह बंद करना पड़ा और आंध्र का आसमान पूरी रात खाली पड़ा रहा। कोई उड़ान टेक ऑफ नहीं कर सकी, कोई लैंडिंग नहीं हो सकी। राज्य सरकार ने पहले ही चारों जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया था, लेकिन दित्वा ने जिस तेजी से अपना आकार और गति बदली, उस रफ्तार के सामने प्रशासन का हर कदम छोटा और देर से उठाया हुआ लग रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हवा की ताकत के कारण मौके मौके पर पीछे हटने को मजबूर हुईं। कई रेस्क्यू बोट्स पानी के भंवर में फंस गईं। ट्रेनों पर भी इसका असर विनाशकारी रहा। विजयनगरम की ओर जाती कई प्रमुख ट्रेनें तुरंत रोक दी गईं। दक्षिण भारत के रेल नेटवर्क में ऐसा ब्लॉकेज शायद ही कभी देखा गया हो। कई पटरियां बाढ़ के पानी में ढंस गईं। कई जगह पटरियां हवा से उखड़कर उलट गईं और मालगाड़ियां किनारे लुढ़क गईं। रेलवे ने आधी रात से पूरे तटवर्ती सेक्शन में आपातकाल जैसी स्थिति घोषित कर दी। हजारों यात्री अलग अलग स्टेशनों पर फंसे पड़े हैं और किसी को नहीं पता कि अगली ट्रेन कब चलेगी। समुद्र में लहरों का उफान इतना ऊंचा रिकॉर्ड हुआ कि तटीय बाड़े, पत्थर की दीवारें, सी वॉल, सब कुछ चकनाचूर हो चुका है। कई गांव पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। दित्वा ने जमीन और समुद्र की सीमा को इतनी जोर से मिटाया कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वे गांव के अंदर खड़े हैं या समुद्र के अंदर। तट से लगने वाले खेतों में समुद्री पानी घुस चुका है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और कई खेतों में पानी की इतनी मोटी परत जमा है कि आने वाले कई महीनों तक वहां खेती फिर से शुरू होना मुश्किल होगा। आंध्र के फिशिंग हार्बर भी दित्वा की मार से नहीं बच पाए। सैकड़ों नावें पलट चुकी हैं, कई समुद्र में डूब गईं और दर्जनों मछुआरे अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तट पर लौटे कुछ लोगों ने बताया कि लहरें सामान्य नहीं थीं, वे पहाड़ जैसी उठ रही थीं और दूसरी ही पल किसी को सुनामी जैसा झटका देकर निगल ले रही थीं। भारी तबाही के बीच सबसे बड़ा खतरा अब यह है कि बाढ़ दर्श की लहरें लगातार अंदर की तरफ बढ़ रही हैं। नदियां उफान पर हैं, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। हवा अभी भी जोर से चल रही है और प्रशासन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगले 34 घंटे सबसे कठिन होंगे। जिस रफ्तार से पानी बढ़ रहा है उससे यह डर बढ़ गया है कि कई और गांव अगले कुछ घंटों में पूरी तरह बह सकते हैं। अब आपको एक जरूरी बात भी कहनी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बड़ी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अलर्ट सबसे पहले आपको मिले। इस रिपोर्ट को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में अपना शहर और वहां की स्थिति बताएं। देश भर में दित्वा तूफान का तांडव अब एक प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी मार ऐसी फैल चुकी है कि आंध्र से उठी ये तबाही उड़ीसा की धरती को चीरती हुई बंगाल के तटीय इलाकों तक पहुंच चुकी है। रात भर चले हवाओं के झोंके ऐसे थे जैसे पूरा आसमान अपनी आखिरी सांस में चीख रहा हो। उड़ीसा के पुरी, गंजाम, कोणार्क, भुवनेश्वर, हर जगह हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग घरों से बाहर कदम रखने में भी डर रहे हैं। बिजली के खंभे टूटकर ऐसे गिर रहे हैं जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पूरी व्यवस्था को एक झटके में उखाड़ फेंका हो। और उधर बंगाल, वहां हालात तो पूछिए ही मत। दीघा, हल्दिया, कोंटाई, रामनगर जैसे इलाकों में समुद्र की लहरें
औंधी पड़े शहरों को निगलने के लिए आगे बढ़ चुकी हैं। मछुआरों की नावें उलट चुकी हैं, बंदरगाहों को पूरी तरह खाली करा दिया गया है और हवा में घुली नमी बता रही है कि आने वाले 48 घंटे कितने भयानक गुजरने वाले हैं। तमिलनाडु में भी असर कम नहीं। नागपट्टिनम, पोरबंदर, कुड्डालोर, चेन्नई के बाहरी इलाकों में पानी का स्तर इतना बढ़ चुका है कि गाड़ियां आधी डूब चुकी हैं, सड़कें नदी में बदल चुकी हैं और लोग ऊंची इमारतां जो पानी के लिए करने का करना है, रतों में शरण लेकर आसमान की तरफ बस एक ही सवाल कर रहे हैं, ये प्रकोप कब रुकेगा। लेकिन सबसे डरावनी तस्वीर तो भारत के भीतरूनी शहरों से आ रही है। हैदराबाद, विजयवाड़ा, कटक, संबलपुर, विशाखापट्टनम के बाहरी भाग, यहां तक कि पश्चिम बंगाल के हुगली और हावड़ा जैसे शहरों में भी ऐसी बारिश हो रही है जैसे बादल छेद कर जमीन पर गिर रहे हों। जहां जहां पानी भर रहा है, वहां वहां प्रशासन को एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड का रास्ता साफ करने के लिए नावों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। नावों का हद तो तब हुई जब कई जगहों पर एयरपोर्ट ऑपरेशंस पूरी तरह बंद करने पड़े। रनवे नदी में बदल चुके हैं। कुछ एयरक्राफ्ट को इमरजेंसी में दूसरे राज्यों की तरफ डाइवर्ट करना पड़ा क्योंकि दित्वा की हवाएं विमानों को हवा में ऐसे उछाल रही थीं जैसे किसी खिलौने को बच्चे ने हाथ में पकड़कर हिलाया हो। यह पहली बार है जब दक्षिण और पूर्व भारत के इतने बड़े हिस्से में एक साथ एयरपोर्ट्स को अलर्ट मोड पर डालना पड़ा है। ट्रेन सेवाएं तो पहले ही लगभग ठप पड़ चुकी हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे और ईस्टर्न जोन के बड़े हिस्सों में दर्जनों ट्रेनें रद्द करनी पड़ गई हैं। पटरियों पर भरे पानी की गहराई इतनी है कि ट्रेन का इंजन भी उसमें डूब जाए। कई जगहों पर पटरियां मुड़ गईं, कहीं पटरियां हवा में झूल रही हैं क्योंकि नीचे की मिट्टी का बहाव तूफान अपने साथ ले गया। लोगों ने अपने मोबाइल से जो वीडियो भेजे हैं उनमें दिख रहा है पूरा गांव पानी के सागर में तैर रहा है। कंक्रीट के मजबूत घर ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। पेड़ ऐसे उखड़ रहे हैं जैसे जड़ें बरसों से नहीं थीं। स्कूलों की छतें उड़ चुकी हैं, अस्पतालों में पानी घुस चुका है और गांव के गांव अंधेरे में डूब चुके हैं। राहत दल मौके मौके पर पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन हवा इतनी तेज है कि हेलीकॉप्टर तक नीचे नहीं उतर पा रहे। और इस तांडव के बीच भविष्यवाणी और भी डरावनी है। अगले 72 घंटे देश के लिए सबसे कठिन साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग साफ कह चुका है कि दित्वा का केंद्र अभी भी बेहद शक्तिशाली है और बंगाल की खाड़ी में दित्वा और सैयार दो चक्रवातों का जुड़ना शायद इस दशक की सबसे खतरनाक मौसम स्थितियों में से एक है। अगले 10 दिनों तक शीतलहर और भारी बारिश दोनों साथ में रहने का खतरा है और यह संयोजन कई राज्यों की हालत बेहद बिगाड़ सकता है। हमारे साथ ही और सबसे चिंता की बात, अगर अगले 2 दिनों में बारिश की मात्रा और हवा की रफ्तार नहीं घटी तो कई राज्य बाढ़ की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। बाढ़ इलाकों को खाली करवाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर बंद होने लगे हैं। कई जिलों में कर्फ्यू जैसी स्थिति लागू कर दी गई है ताकि लोग बाहर न निकलें और अपनी जान खतरे में न डालें। इस बीच सरकार और सेना दोनों हाई अलर्ट पर हैं। एनडीआरएफ की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में बढ़ रही हैं। कई जगह बाढ़ चौकियों को मजबूत किया जा रहा है। लेकिन दित्वा की क्रूरता को देखकर लगता यही है, यह तूफान आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। इसके आगे बढ़ने के रास्ते में आने वाली हर चीज बिखरती जा रही है। यह तूफान सिर्फ मौसम की मार नहीं है, यह प्रकृति का वह रौद्र रूप है जिसे देखकर सबसे अनुभवी मौसम वैज्ञानिक भी हैरान हैं। समुद्र की सतह उफन रही है। गहरे समुद्र में लहरें 18 फुट तक उठ रही हैं। नावें पूरी तरह बिन नियंत्रण के हिल रही हैं। जिन मछुआरों की नाव समुद्र में थी उन्हें तुरंत वापस लाने का अभियान चल रहा है, क्योंकि अगर यह तूफान थोड़ी और रफ्तार पकड़ता है तो समुद्र घातक जाल बन जाएगा जिससे बाहर निकलना नामुमकिन होगा। इस टक्कर का असर कृषि पर भी भयावह होगा। धान की पकी हुई फसल अब हवा और पानी की मार झेल रही है। कई जिलों में खेतों में भरा पानी फसलों को पूरी तरह डुबो सकता है, जिससे किसानों का भारी नुकसान तय है। तेज हवाओं के साथ अगर मूसलाधार बारिश होती रही तो मिट्टी बह जाएगी, घरों की दीवारें कमजोर पड़ जाएंगी और पेड़ों का गिरना लगातार बढ़ता जाएगा। स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय कई जगहों पर बंद करने की तैयारी हो रही है। एयरपोर्ट्स को अलर्ट पर रखा गया है। कई उड़ानें डायवर्ट और कैंसिल होने की संभावना है। ट्रेन रूट भी प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि पेड़ों के गिरने और बिजली लाइनों के टूटने की घटनाएं बढ़ले लाइनों को कार्य करके दबा रही हैं। यह तूफान इस वक्त सिर्फ समुद्र को नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को चुनौती दे रहा है। अब जरूरत है कि आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखिए ताकि हम जान सकें कि आप कहां से ये लाइव अपडेट देख रहे हैं और आपके इलाके में क्या हालात हैं।
चक्रवात सैन्यार की असली तबाही अब शुरू हो चुकी है। बंगाल की खाड़ी से टकराने के बाद यह तूफान जिस तेजी से आगे बढ़ा है, उसने पूरे पूर्वी तट की सांसें रोक दी हैं। खाड़ी की सतह पर बने विशाल भंवर अब समंदर में नहीं, बल्कि हवा में घूमते दिख रहे हैं। सैन्यार की चक्रवाती आंख अब पूरी तरह 30 किलोमीटर के दायरे में सक्रिय है और इसके चारों तरफ हवा ऐसे घूम रही है जैसे कोई दिखता न होने वाला दानव अपने दोनों हाथ फैलाकर सब कुछ मिटाने के लिए दौड़ पड़ा हो। हवा की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह हवा सिर्फ बह नहीं रही, बल्कि काट रही है, चीर रही है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को ध्वस्त करती जा रही है। इस समय बंगाल की खाड़ी पूरी तरह मच चुकी है। न सिर्फ समुद्र की सतह, बल्कि गहराई में रहने वाली धाराएं भी उल्टी दिशा में बहने लगी हैं। यही वजह है कि अब इस तूफान का असर तटीय इलाकों के अंदर तक पहुंचने वाला है। उड़ीसा के तट पर लहरें इतनी तेज उछल रही हैं कि कई जगहों पर समुद्र का पानी सड़क से ऊपर बह रहा है। पारादीप पोर्ट पर खड़े विशाल जहाज भी हिलने लगे हैं और नौका विहार करने वाली छोटी नावें किनारे पर फेंकी जा रही हैं। सैन्यार की मार से तटीय रक्षा दीवारों तक में दरारें पड़ने लगी हैं। प्रशासन की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं, लेकिन हवा की रफ्तार इतनी तेज है कि खड़े होने में भी मुश्किल हो रही है। कार्ड में बात के समाव की साथ 12 में खड़े होने में बाद करी में हजारों लोग स्कूलों और सरकारी इमारतों में बनाए गए रिलीफ शेल्टरों में आ चुके हैं। बिजली कटने से कई शहर अंधेरे में डूब चुके हैं। कहीं मोबाइल नेटवर्क गायब, कहीं इंटरनेट बंद, कहीं टावर हवा में झूल रहे हैं। अस्पताल से में बैकअप जनरेटर चलाए जा रहे हैं, लेकिन अगर हवा और तेज हुई तो यह बैकअप भी ज्यादा देर टिकने वाला नहीं। सैन्यार सिर्फ हवा से हमला नहीं कर रहा, यह पानी से भी उतनी ही बड़ी तबाही लेकर आया है। अगले 48 घंटों में बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। इसका मतलब है कि नदियां अपने किनारों को तोड़ सकती हैं। छोटी नदियां नालों की तरह बहेंगी और बड़े नदी तंत्र शहरों को डुबाने की ताकत रखते हैं। कई शहरों में पानी भरना शुरू हो चुका है। कोणार्क, पुरी और चांदीपुर में बारिश इतनी तेज है कि दृश्यता कुछ ही मीटर रह गई है। हवा के झोंके पानी को इस कदर उछाल रहे हैं कि खिड़कियों के शीशे तक टूट रहे हैं। किसानों के लिए यह तूफान सबसे बड़ा संकट बन चुका है। धान की फसल जो कटने को तैयार थी, अब पानी की भारी मात्रा से दब रही है। तेज हवाओं ने खेतों को समतल कर दिया है। कई किसानों के खलिहानों में भरी उपज अब पानी में बहने लगी है। गांवों में पशुओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि सैन्यार की बर्बादी सिर्फ खेतों में ही नहीं, बल्कि गांवों की हर गली और हर खेत के कोने कोने तक फैल चुकी है। सैन्यार का सबसे खतरनाक पहलू है स्टॉर्म सर्ज। जैसे ही यह तूफान जमीन के पास पहुंचता है, समंदर की लहरें 3 से 5 मीटर तक उठ सकती हैं। यह इतना पानी है कि 2 मंजिला घर की आधी ऊंचाई तक। कल्पना कीजिए, इतनी ऊंची दीवार बनकर जब यह पानी तटीय इलाकों में धकेला जाएगा तो उसके आगे जो होगा वह किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि असल जिंदगी का भयावह सच होगा। दुकानों के शटर टूट जाएंगे, गाड़ियां पलट जाएंगी, बसें बह जाएंगी, पुलों के नीचे पानी भर जाएगा और सड़कों की मिट्टी खोखली हो जाएगी। उधर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके भी तैयारियों में जुट गए हैं। श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापत्तनम में तेज हवाएं अब खुले में खड़े पेड़ों को उखाड़ने लगी हैं। नारियल के पेड़ ऐसे गिर रहे हैं जैसे किसी ने उन्हें जड़ से काट दिया हो। हवा जब पेड़ों की पत्तियों को चीरती है तो वह आवाज किसी राक्षस की गर्जना जैसी लगती है। पश्चिम बंगाल में दीघा और सागर द्वीप पर होटल खाली कराए जा रहे हैं। समुद्र तट को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं, लेकिन मौसम विभाग साफ बोल चुका है कि अगले घंटे बेहद निर्णायक होंगे। सैन्यार का केंद्र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हवा की दिशा बदल रही है और इसके साथ लहरों की ऊंचाई भी। सैन्यार का असर सिर्फ समंदर पर नहीं रुकने वाला। जैसे ही यह तट के करीब पहुंचेगा, इसके बाद अगले कई दिनों तक झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश तक भारी बारिश की चपेट में आ सकते हैं। तूफान के अवशेष इतनी नमी लेकर आगे बढ़ते हैं कि कई जगहों पर बादल फटने जैसी स्थिति बन सकती है। चक्रवात सैन्यार की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से इसका हर कदम एक रहस्य, हर गतिविधि एक खतरा और हर क्षण एक अनसुलझा सस्पेंस बन चुका है। बंगाल की खाड़ी को चीरने के बाद अब यह तूफान अपनी दिशा बार बार बदल रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे मौसम विज्ञान का सबसे रहस्यमयी मूवमेंट बताया है। जहां यह सिस्टम सीधी लाइन में तट की ओर बढ़ना चाहिए था, वहीं अब यह दाएं मुड़ रहा है, फिर बाएं झुक रहा है, फिर अचानक तेज होकर फिर धीमा हो रहा है, जैसे तूफान खुद तय नहीं कर पा रहा कि हमला कहां करेगा।
यही वह सस्पेंस है जो पूरे देश को बेचैन कर रहा है। मौसम विभाग का ताजा अपडेट बताता है कि सैन्यार की आंख के अंदर बने बादल अप्रत्याशित तरीके से घने हो रहे हैं। यह संकेत हमेशा किसी बड़े विस्फोटक बदलाव का होता है। तूफान का केंद्र जितना गर्म उतना खतरनाक, और इस समय सैन्यार के शामिल के करीम की बादहाच बढ़ जाए। न्यार का कोर असामान्य रूप से गर्म हो चुका है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह स्थिति तब बनती है जब तूफान अचानक अपना आकार बदलने वाला हो। इसका मतलब है कि सैन्यार कुछ ही घंटे में सुपर साइक्लोन के स्तर में भी बदल सकता है या फिर एकदम से अपनी दिशा घुमा सकता है। यही अनिश्चितता इसे और डरावना बना रही है। उधर तटीय इलाके में लोग सांस रोककर बैठ गए हैं, क्योंकि सैन्यार की अगली चाल क्या होगी यह कोई नहीं जानता।